गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं अमी अंतर्ध्वनि से। अंतर्ध्वनि एक एंकलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सपोर्ट ग्रुप है अक्रॉस इंडिया। तो उसमें आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ आज डॉक्टर बंकिम देसाई जो सूरत से है, रूमेटोलॉजिस्ट है, और डॉक्टर पीयूष जोशी जो अहमदाबाद के रूमेटोलॉजिस्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग को आज डाइट एक्सरसाइज के बारे में ज्यादा माहिती देंगे। बंकिम सर। हेलो एवरीबॉडी, आप लोग सब कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं अंतर्ध्वनि जो सपोर्ट ग्रुप है, आपको सबको पता है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे प्रोग्राम था कि ऐसे हम डॉक्टर लोग तो काफी वेबिनार वगैरह, सीएमई वगैरह ऐसे माध्यम से करते रहते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा प्रोग्राम है कि जिसके अंतर्ध्वनि के द्वारा आपको पेशेंट सपोर्ट को, पेशेंट के लिए माहिती के लिए ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो धन्यवाद अंतर्ध्वनि को और अमी को। सबसे पहले तो ये आप पांचवा प्रोग्राम है, तो आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में काफी कुछ हद तक पता है। आप खुद पेशेंट्स है, उसके रिलेटिव्स है, तो इस बीमारी के नाम आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज हो रही है। जो आज नए अगर इसमें ज्वाइन हुए हैं, उसके लिए मैं काफी ब्रीफ में बता देता हूँ कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी एक टाइप की अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जो आपको वाह की बीमारी बोलते हैं, संधिवात बोलते हैं, लेकिन ये बैक में अफेक्ट करती है। ज्यादातर वो शुरुआत होती है उसकी बटक्स के हिसाब से, उसके सिम्टम्स में पेन होता है, स्टिफनेस आती है। ये जानना ये जरूरी है कि ये तकलीफ ज्यादातर यंग एडल्ट्स में ज्यादा होती है, और शुरुआत होती है बटक्स के एरिया से, कुल्हे के एरिया से, और पूरे स्पाइन में फैल जाती है। तो उसमें जकड़न आ जाती है, बॉडी स्टिफ हो जाती है। अगर उसके सिम्टम्स देखे जाए तो उसके मॉर्निंग स्टिफनेस ज्यादा होती है, बेंड होने में तकलीफ होती है, और ज्यादातर और कभी कभी ये ब्रीदिंग में तकलीफ होती है क्योंकि आप श्वास नहीं ले पाते हैं। तो ये सब सारी चीजें तो आप आगे सुन चुके होंगे, उसकी कुछ जानकारी ट्रीटमेंट के बारे में या योगा भी आप सुन चुके हैं। मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि इस बारे में एक्सरसाइज का क्या रोल होता है। तो आपको ये भी पता है कि एक्सरसाइज मेरे हिसाब से मानता हूं कि ये सबसे नंबर 1 ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट भी करनी होती है साथ में, एक्सरसाइजिंग इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आप ट्रीटमेंट करते हैं। अब एक्सरसाइज में आप इसमें 2 पहलू में आपको बताऊंगा कि भाई एक्सरसाइज, खाली एक्सरसाइज ऐसा बोलने से कोई काम नहीं बनेगा। आपको डूज एंड डोंट बताऊंगा मैं। दूसरी बात आएगी, फिजियोथेरापी की बात आएगी। तो ये दोनों चीज को मैं थोड़ा सेपरेट कर दूंगा कि भाई एक्सरसाइज में आप डूज एंड डोंट्स में क्या करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पोस्चर चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आप घर में है, वर्क प्लेस में होते हैं, या आप ड्राइविंग करते हैं, ये पोस्चर अच्छी तरह मेंटेन बहुत ही जरूरी चीज होती है कि आप उप्राइट बैठे। काम के वक्त अगर बैठते हैं तो पीछे पिलो ले ले, और आपका जो शोल्डर होता है वो बराबर सीधा रहना चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। हालांकि आपको फ्यूचर में ये एब्नॉर्मलिटी या जो पोस्चर की वजह के, बैड पोस्चर की वजह से जो स्टिफनेस आके जो बैंड होते हैं, वो कुछ हद तक कम कर सकते हैं आप। दूसरी बात ये होती है कि अगर वर्क प्लेस पे आप बैठे हैं तो हर 1.5-2 घंटे से आपको उठकर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो आपको जो कुछ पता है वो करते रहनी है। अगर आप घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो आपको ये कॉन्शियसली पता करना पड़ेगा कि आपका पोस्चर सीधा ही रहना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। अगर ड्राइविंग करते हैं आप, तो हर 2 घंटे से आपको गाड़ी रोक के 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। अब ये दूसरी एक बात होती है पोस्चर के बारे में बताऊंगा। अगर आप सोते हैं तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दर्दी लोगों को ये पेट पे प्रोन पोजीशन सोते हैं, वो हर ताकि जो बेंडिंग पोस्चर बन जाती है, डिफॉर्मिटी आती है, वो कम कर सकते हैं। अब रूटीन अगर देखा जाए स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की बीमारी में, तो नंबर 1 एक्सरसाइज होती है फिजियोथेरापी जो हम बोलते हैं। वो हम स्विमिंग के लिए एडवाइस करते हैं, लेकिन हर लोगों के लिए स्विमिंग हफ्ते में 4 बार जाना अगर आपके पास पॉसिबल है तो वो करते रहना चाहिए।
अगर पॉसिबल नहीं है तो होम एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। जैसे डायग्नोसिस होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, तो शुरू में आपको फिजियोथेरापिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, क्वालिफाइड फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना चाहिए। वो सारी बैक एक्सरसाइज, गर्दन से लेकर नीचे तक की एक्सरसाइज आपको बताएंगे, वो अच्छी तरह सीखनी चाहिए। वो मोडेलिटीज देते हैं, कोई हॉट हीटिंग पैड देते हैं, वो आप को सीखना चाहिए। इसमें मैं एक बात और बताऊंगा कि फिजियोथेरापिस्ट और जिम दोनों में डिफरेंस है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिम जा रहे हैं तो आपकी एक्सरसाइज हो गई। ये भी हो सकता है कि आप उसमें हर्ट कर रहे होंगे, ज्यादा तकलीफ बढ़ जा सकती है क्योंकि आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या और पोजीशन करके आप एक्सरसाइज करते हैं। तो जिमिंग वो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले अच्छी तरह क्वालिफाइड फिजियोथेरापिस्ट के पास जाके अच्छी एक्सरसाइज सीख लिया करें। ये एक बात हो गई। और दूसरा ऐसा होता है कि एक फिजियोथेरापिस्ट अगर समझो कि आपने सारी एक्सरसाइज सीख ली है, तो आप गूगल करके भी सीख लगते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज के ये कौन सी कर सकते हैं उसके बारे में आपको शॉर्ट में बता दूंगा आपको कि भाई ये सिंपल सी बात होती है कि आप अगर लेटे हैं तो एसएलआर कर सकते हैं, स्ट्रेट लेग रेजिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक घुटना मोड़ के दूसरा घुटना सीधा करके अगर ज्यादा तकलीफ है तो वो कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज थोड़ा सी टर्निंग होता है, आपका ट्रंक जो होता है उसको एक बार दूसरी तरफ ऐसा पलट के जो करना होता है। नेक एक्सरसाइज में शोल्डर नेक की एक्सरसाइज ज्यादा कर सकते हैं। फिर जैसे घुटने मोड़ के आप चेस्ट की तरफ लाओ एक के बाद एक, वो ऐसा कर सकते हैं। दोनों घुटनों साथ में मोड़ के भी आप चेस्ट के ऊपर लाओ, वो एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। कहना का मतलब यह है कि जितना आपकी पोस्चर में फ्लेक्शन, आगे मुड़ना और पीछे बैक एक्सरसाइज करना और रोटेट करना दोनों तरफ, ये काफी हद तक जरूरी है। मैं ऐसा मानता हूं कि आपको हर सुबह और शाम जैसे आप खाना खाते हैं उतना ही एक्सरसाइज एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के दर्दियों में करना जरूरी होता है। मेरे मेरे पेशेंट्स को मैं बता देता हूं, अगर आप खाना भूल जाओ लेकिन एक्सरसाइज नहीं भूलनी है। सुबह 15-20 मिनट और शाम को 15 मिनट आपको हमेशा ये एक्सरसाइज करनी रहती है। तो जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस दर्दी जो होते हैं उनको जो मॉर्निंग या इवनिंग स्टिफनेस जो बनती है वो उसमें काफी हद तक राहत मिलती है। आपकी डिफॉर्मिटी कम हो जाती है, क्योंकि इस दर्द की, इस बीमारी की कोई ऐसी शॉर्ट क्योरेबल मेडिसिन है नहीं। तो ये एक्सरसाइज एक चीज ऐसी है कि जैसे कि पेन किलर्स जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन जो बोलते हैं, एक बार वो आप ले लेते हैं उसके बाद वो हमेशा तो ले नहीं सकते क्योंकि उसके साइड इफेक्ट होती है। तो ये जब उसका शुरू के दिनों में जब ये दवाइयां मिलती है वो खत्म होने के बाद अगर आप शुरू से अगर एक्सरसाइज अच्छी तरह करते हैं तो उससे बहुत बड़ी राहत मिलती है। शुरू में तो आप हॉट वाटर लेके 3-4 बार कमर में शिकायत करके थोड़ा रिलीफ पेन होता है तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये नॉर्मल जो करना है जैसे कि वॉकिंग है, साइकिलिंग है या हल्की सी एरोबिक्स है, क्लाइंबिंग अप एंड डाउन है, ये सब चीजें आपको हमेशा करती रहनी चाहिए। हो सके उतना शॉर्ट डिस्टेंस में आप चला करें, व्हीकल का यूज न करें। ये सब कॉन्शियसली आपको ध्यान रखना है कि इतना इम्पोर्टेंस है। तो मेरे ख्याल से तो काफी इस बारे में ये ज्यादा मुझे कहने से तो आपके क्या सवाल होते हैं उसके बारे में आगे मैं आपको बता सकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। पीयूष सर। डॉक्टर बंकिम सर ने काफी अच्छे से पूरा एक्सरसाइज का टॉपिक क्लियर कवर किया है। मैं जो बोलना चाहता हूँ वो मेनली फूड यानी खुराक और आर्थराइटिस, इस पे बोलना चाहता हूँ। खुराक का सब प्रकार के आर्थराइटिस में थोड़ा सा रोल होता है, पर जो हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बात कर रहे हैं और ये उसके रिलेटेड बीमारी, उसमें उसका बहुत मेजर रोल रहता है। क्यों? क्योंकि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कई दर्दियों में जब उन्होंने, और हमारे कई सोचते हैं, उस पर रिसर्च पेपर हो रहे हैं कि पेट के कुछ न कुछ संबंध रहे। तो इस बारे में हम थोड़ा बात करना चाहेंगे कि क्या खाना अच्छा, क्या खाना नहीं अच्छा, क्या खा सकते हैं, क्या अवॉइड करना चाहिए और बाकी सब चीज। तो पहला चीज मैं बोलना चाहूंगा कि
हाई स्टार्च फूड, जो भी अभी तक संशोधन हुआ है वो ये बोलते हैं कि जो भी खाना पचाने में डिफिकल्ट है वो खाना खाने से आपका बीमारी का इंफ्लेमेशन, सूजन बढ़ता है। तो हमेशा प्रॉपर कुक हुई यानी प्रॉपर बनी हुई चीजें खाए तो अच्छा है। उसमें कई बार थोड़ा इंफ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ता है के रिलेशन में। जब हम प्रोबायोटिक्स और बैक्टीरिया में ये मिला हुआ है कि जब वो आप बैक्टीरिया अंदर ग्रोथ बराबर रहता है आंतों में, तब वो आंतों का इंफ्लेमेशन कम करता है और इस तरह से वो क्रोन्स डिजीज और इंफ्लेमेटरी बोवेल डिजीज जो रहता है उसको भी कंट्रोल करता है। तो उसका एक रिलेशन हमारे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी है। तो आप प्रोबायोटिक आप दूसरे फूड के साथ ले सकते हैं, खाली प्रोबायोटिक लेने का नहीं बोल रहा हूं, पर यस उससे थोड़ा मदद मिलता है ऐसा हम बोल सकते हैं। बराबर। एक दूसरा जो अभी बहुत ट्रेंडिंग है वो है इन मुस्लिम लोग रमजान में लोग चोवियर करते हैं, या हम इंटरमीडिएट फास्टिंग का इसके साथ क्या रिलेशन है वो कुछ अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं कि जिसमें आप जब 10 से 12 घंटे तक फास्टिंग करते हैं तब ये फास्टिंग के कारण आपका जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाता है। तो आप जब फास्टिंग करते हैं तब आपके आंतों को आराम मिलता है, आंतों की जो इम्यून सिस्टम है वो भी उनको भी आराम मिलता है। तो इम्यून एक्टिवेशन कम हो जाता है जो अपने को इसमें जरूरी है। तो ये चीज अच्छी है, ये रिलीजियस भी है और हम कर भी सकते हैं इजीली। एक अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है कि ये कोरोना के कारण अभी हम दो अलग अलग बीमारी से लड़ रहे हैं। कोरोना जब रहता है जब आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाना है और आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो आपको इम्यून सिस्टम एक्टिव है तो आपको इम्यून सिस्टम कम करना है। तो ये बहुत कॉन्ट्रास्टिंग यानी चीज अभी हो रही है। तो बेसिकली ये टाइम में अभी हमको ये सोचना चाहिए कि अगर आपका डिजीज एक्टिविटी कंट्रोल है तो आप इम्यून बूस्टर फूड्स ले सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। हमारे घरेलू चीजों में टर्मरिक यानी हल्दी जो रहता है, गार्लिक जो है वो भी इसमें मदद करता है, जिंजर जो है वो भी इसमें मदद करता है, ऑरेंज और कीवी जो है वो भी इम्यून बूस्टर फूड की तरह से हम ले सकते हैं। ये हमको रूटीनली मिलते हैं। जो लोग मांस मछली खाते हैं उनके लिए फिश ऑयल इज अ गुड सोर्स, ग्रीन टी भी अच्छा सोर्स है, आलमंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या फ्लेक्स सीड ये भी अच्छा इम्यून बूस्ट करते हैं और बीमारी को बढ़ाते भी नहीं है। तो ये सब चीजें आप कोरोना के टाइम में सोच सकते हैं। इतना मैं बोलूंगा और कुछ क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन लेंगे। अमी जी, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी पीयूष सर बोल रहे थे कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो कौन सी चीजें खानी चाहिए रूटीन में और अभी ये कोरोना वायरस है तभी? तो जो चीजें इम्यूनिटी बढ़ाती है वो बेसिकली जो मैं दो चीजों में डिवाइड करूंगा कि जो वेजिटेरियंस खा सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं। हमारे घरों में जो मिलेगा वो टर्मरिक है, हल्दी जो इजीली मिल जाता है, जिंजर है, डार्क चॉकलेट भी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ऑरेंज और कीवी, स्पिनच, वो स्पिनच यानी उसका हिंदी नहीं पता मुझे, माफ कीजिए, ग्रीन टी ले सकते हैं, आलमंड एंड सनफ्लावर ऑयल एंड फ्लेक्स सीड ले सकते हैं। ये चीजें जो रूटीनली अपने पास अवेलेबल हैं। ब्लूबेरीज वो बोलते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, पर इंडिया में और स्पेशली शायद अहमदाबाद में तो आपको मिल भी जाए, पर आउटसाइड अहमदाबाद या आउटसाइड मेजर सिटी आपको ब्लूबेरी मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। जिनको फिश अच्छी लगती है वो फिश ऑयल ले सकते हैं या फिश ले सकते हैं जो हेल्प करती है। ब्रोकोली इजीली नहीं मिलता है इंडिया में, तो आई थिंक ये चीजें हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाती है। कुछ चीजें हैं जो नहीं लेनी चाहिए, जैसे कॉफी ज्यादा प्रमाण में हमको नहीं लेना चाहिए, जो कॉफी या टी, या ज्यादा सॉल्ट जो इम्यूनिटी को रॉन्ग तरीके से स्टिमुलेट करता है। तो ये चीजें हमको थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये विटामिन की अभी आप बात कर रहे थे, तो उसमें विटामिन सी पेशेंट्स खाते हैं तो उनको फिर सूजन होती है लेग्स में, तो व्हाट इज द रीजन, इज इट कनेक्टेड? कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग जब विटामिन सी खाते हैं तो उनमें वाटर रिटेंशन होता है, उनके शरीर में पानी का संग्रह होता है, उसके कारण उनको वाटर रिटेंशन होती है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक की अपनी तासीर होती है। सो हर एक पेशेंट को या हर एक पर्सन को अपना कौन सा फूड उनको सूट नहीं करता है वो ध्यान रखना चाहिए।
कि उनको सब फूड में ये होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो भी फूड उनको सूट नहीं करते उनको वो चीज अवॉइड करनी चाहिए, बाकी चीजें वो खा सकते हैं। ऐसा फूड खाने से उनका आर्थराइटिस बढ़ जाएगा, वो जो उनके मन में धारणा रहती है ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको चीज सूट करती है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। और कई लोग मानते हैं कि ये कोरोना के टाइम में सॉर फूड जैसे कि ऑरेंज या कीवी लेने से उनका इम्यूनिटी बढ़ता है, तो वो अच्छी चीज है, वो ले सकते हैं अभी के टाइम में। एंड जब कोरोना नहीं हो तब खट्टा खा सकते हैं? अभी इसमें दो चीज है। पहले जो हमारा लिटरेचर कहता है कि खट्टा नहीं खाना चाहिए, बराबर। पर अगर आप आयुर्वेद देखेंगे तो आयुर्वेद बेसिकली आपकी बीमारी को 4 भाग में डिवाइड करता है, वात, पित्त और कफ, मानी एयर, फायर एंड वाटर एंड अर्थ, बराबर। सो वो ये मानते हैं कि वात जब बढ़ता है, इसमें जब इम्बेलेंस होता है तब ये बढ़ता है। तो उनका ये स्ट्रांगली मानना है कि जब भी आपका वात और पित्त का बैलेंस बराबर नहीं रहता है तब आपका आर्थराइटिस बढ़ता है। तो इसीलिए वो ये बोलते हैं कि जब भी सॉर फूड खाते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है। अभी इसका कोई भी ऑथेंटिक लिटरेचर हमारे में नहीं है, पर मैं दोनों का मिला के चलना चाहूंगा कि हमारी ओर से आप खा सकते हैं। पर अगर आपको कुछ चीज खाने के बाद आपके जॉइंट पेन ज्यादा होते हैं, आपका बीमारी आपको बढ़ा हुआ दिखता है, तो वो चीजें स्पेसिफिकली अवॉइड करनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये आप सब खा सकते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पेशेंट सूर्य नमस्कार कर सकता है? सूर्य नमस्कार एक ऐसी कंप्लीट एक्सरसाइज है कि वो बिल्कुल कर सकता है। उनको दो ही चीज ध्यान रखनी होती है कि जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स में कुछ हद तक वो ज्यादा बेंड नहीं कर पाते हैं या बैक या फॉरवर्ड में, तो उनको बहुत ये झटके लग जाए ऐसी जोर से वो उनको नहीं करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि अपने लिमिट में रहकर वो सूर्य नमस्कार बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ज्यादा उसको जोर नहीं देना चाहिए कि जैसे करके उनको स्पाइन में ज्यादा हर्ट हो जाए या ज्यादा तकलीफ हो जाए, दर्द हो जाए या स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो सूर्य नमस्कार करने के कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो जो करना चाहते हैं उसमें जितने जितने सूर्य नमस्कार के स्टेप्स हैं वो काफी हद तक उनको लिमिट में रह के करना चाहिए। राइट। सर, एक्सरसाइज रिलेटेड करेक्ट लैटरल पेल्विक टिल्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज अच्छी है? पेशेंट को स्कोलाइसिस है। कोलाइटिस है? हाँ। लेटरल टिल्ट हमने को जरा दो चीजें होती है। एक तो लेटरल टिल्ट के लिए पेल्विक टिल्ट की एक एक्सरसाइज आती है, वो आपको जैसे कि आप लेटे रहते हैं और एक पैर जमीन से थोड़ा ऊपर करके आपको पूरा ये जो आपका जो मिड बैक है वहां से टिल्ट होना चाहिए। ये चीज दोनों तरफ कर सकते हैं और 10-10 बार कर सकते हैं। और ये चीज खड़े रह के भी कर सकते हैं कि जैसे कि बेंडिंग, जैसे कि लेटरल टिल्ट पूरा सीधे खड़े हैं और आपकी ऊपर की टॉर्सो, ऊपर की बॉडी को आपको दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट मूव करनी चाहिए, वो आप कर सकते हैं। राइट। एक क्वेश्चन है, डाइट का आईबीडी में क्या रोल है? आईबीडी और डाइट का बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशन है। बहुत सारे स्टडीज इस चीज पे हो चुके हैं और बहुत सारे स्टडीज हो रहे हैं। एक पूरा ट्रीटमेंट जो है जो जिसको हम फीकल ट्रांसप्लांट बोलते हैं, वो इसी के बेस पे है कि उसमें आप आंतों के जो बैक्टीरिया हैं उसको रिप्लेनिश करते हैं और आपका आईबीडी कंट्रोल होता है। सो बेसिकली आईबीडी आईबीडी मतलब इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, मतलब जिनके आंतों पे सूजन है, जो भी एक प्रकार का वाह है, वो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप जो भी फूड खाते हैं वो फूड आंतों तक पहुंचता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि भाई आंतों, जो भी आप खाना खाएंगे आंतों तक पहुंचेगा, तो आंतों में प्रॉब्लम होगी तो शरीर में दिक्कत होगी। तो ये थॉट है कि क्यों ये रिलेटेड है। तो ये वो लोग ये मानते हैं कि जो भी आप डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, जो भी फूड आप खाते हैं जिसको पचाना डिफिकल्ट है, जैसे कोई नॉन प्रॉपरली कुक फूड नहीं है, रेड मीट है जिसको पचाना डिफिकल्ट है, तो ये चीजें आपका आंतों पे सूजन बढ़ाती है क्योंकि उसका वर्कलोड बढ़ता है। बाकी उनमें जो ट्रायल हुए जिनमें जो भी अभी तक हुआ है उनमें उनको ये मिला है
कि जैसे प्रोबायोटिक्स का उसमें अच्छे ट्रायल हुए, उन्होंने उनको मिला है कि प्रोबायोटिक दवाई के साथ लेने में दवाई के जितना ही असर प्रोबायोटिक करता है, जो उन लोग सल्फासेलिजिन जो ए से लेते हैं उतना ही असर अच्छा प्रॉपर फूड खाने से होता है। वो लोग बोलते हैं कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि यही खाओ वही खाओ, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड जिसमें सब प्रकार के विटामिन आपको सफिशिएंट अमाउंट में मिले, सेलेनियम मिले, जिंक मिले। फाइबर इंटेक ज्यादा रखिए, क्योंकि जब आपका फाइबर इंटेक ज्यादा रहता है तब अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज जो दोनों आईबीडी है उसके होने का रिस्क कम हो जाता है। ज्यादा एनिमल प्रोटीन मत लीजिए। उनको डेयरी का इंटेक यानी कोई भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट का इंटेक से आईबीडी का कोई रिलेशन नहीं मिला है, तो आप प्रॉपर अमाउंट में डेयरी इंटेक ले सकते हैं। जब भी आप सैचुरेटेड फैट या तला हुआ खाना ऐसा ज्यादा खाते हैं तब उसका रिस्क बढ़ता है। तो वो ये बोलते हैं कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी जो पूफा बोलते हैं, जो आपको वॉलनट से मिलेंगे या फ्लैक्सीड से मिलेंगे या सोयाबीन ऑयल से मिलेंगे, वो लेना ज्यादा अच्छा रहता है उनके हिसाब से। तो ये चीजें हैं जो खानी चाहिए मेरे हिसाब से। सर वॉलनट्स रात को कंज्यूम कर सकते हैं? वॉलनट दोनों टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, उसका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है एज सच। पर कैसा है कि वॉलनट एक जात का फैटी एसिड है जिसको पचाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो इसीलिए जो हम जो ये फास्टिंग के बाजू जा रहे हैं कि भाई हम फास्टिंग करें, पेट को आराम दे, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि वॉलनट सुबह में कंज्यूम करो, रात को मत करो, टू हैव प्रॉपर फास्टिंग, और कुछ नहीं। ओके। ग्लूटेन एंड मोस्टली का क्या रोल है? ग्लूटेन का डिजीज के साथ इतना मेजर संबंध ये आर्थराइटिस में नहीं है। ग्लूटेन के साथ जो आंतों का प्रॉब्लम या जो आर्थराइटिस है वो बहुत अलग है। वो अपना रूटीन आर्थराइटिस और ग्लूटेन वाला आर्थराइटिस दोनों अलग है, तो प्लीज उसको इसके साथ मत ज्वाइन कीजिए। ग्लूटेन के साथ जो इन्फ्लामेशन बढ़ता है, जो आंतों में इन्फ्लामेशन बढ़ता है, जो बीमारी है वो बिल्कुल अलग है। तो ग्लूटेन का और रूटीन आर्थराइटिस का कोई संबंध नहीं है जितना मुझे पता है। शुगर और फर्मेंटेड फूड का क्या इफेक्ट है? उन्होंने जो ट्रायल किए थे, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में थे, जो एंकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी थे, उनको ये मिला था कि जब भी आप हाई शुगर फूड लेते हैं, जो हाई कैलोरी फूड लेते हैं, तो उसके साथ इन्फ्लामेशन यानी सूजन बढ़ता है। तो उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। जब भी आप प्रॉपरली शुगर कम करते हैं आप फूड में, तो आपका इन्फ्लामेशन कम होता है, तो बीमारी का कंट्रोल बढ़ता है। ऐसा एक थॉट प्रोसेस है। राइट। बंकिम सर, एक क्वेश्चन है कि अभी फिलहाल ये कोरोना की सिचुएशन में हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, इसका रिवर्सल इफेक्ट कुछ बॉडी पे हो सकता है? मैं एक्सरसाइज नहीं करूँ? हाँ जी, इसमें एक सीधी सी बात है, दो चीज होती हैं। अगर आपने पहले एक्सरसाइज करवाई है फिजियोथेरापिस्ट के पास, तो वो सब आपको याद होनी चाहिए, और वो घर में रह के भी वही सब चीजें करनी है। जो फिजियोथेरापिस्ट के पास जाने का मतलब होता है कि सीखना होता है, लेकिन दूसरी बात ऐसी होती है कि घर में आके हम लोग कुछ करते नहीं है। वो एक बार सीख ले, 2-4 बार 5-10 मिनट कर लिया, फिर भूल जाते हैं, या फिर कुछ न कुछ प्रेशर की वजह से कर नहीं पाते हैं। अब तो आप फ्री है कोविड के टाइम में, तो आपको ये सब सारी जो फिजियोथेरापी एक्सरसाइज आपने सीखी है, वो आपको घर पे सुबह शाम या 2-3 बार और ज्यादा कर लेने में कोई नुकसान नहीं होती है। अब जिन्होंने बिल्कुल सीखी नहीं है, उनके लिए वो जो सीधा अगर आई डोंट नो, आप ये देख पाएंगे इस पर? हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है, तो वो वेरी गुड। तो ये जब एक तो पहले मैंने बताया, वो आपका सिटिंग पोस्चर आपको अच्छी तरह करना है। जैसे कि ये चेयर पे बैठी है लड़की, वो एकदम स्ट्रेट बैठी है, जैसे नहीं करना है वो एक चीज बताइए। दूसरी ये जो वैसे आप काउचिंग करते हैं वो नहीं करना है। दूसरी एक्सरसाइज आएगी, आपको स्कैपुलर रिट्रैक्शन करना है। दिख रहा है कि भाई आपने ऐसे के ऐसे जो बैठते हैं दोनों सीना तान के, जो हम जो बोलते हैं ना कि सीना तान के चलो, वो एक चीज होती है स्कैपुलर रिट्रैक्शन, दोनों कंधों के आप पीछे खींचना चाहिए। और एक्सरसाइज होती है जो मैंने पहले बताई, वो इससे थोड़ा सी रोटेशन करना चाहिए। आप देख रहे हैं? हाँ हाँ सर। और होती है दूसरी तरफ वही चीज करनी है, थोड़ी सी रोटेशन करते हैं उसमें। नीचे पीलो रखना है, आपके थोरेक्स मतलब कि अपर बैक में करके आप
दोनों तरफ ऊपर नीचे आपकी बैक बेड पे प्रेस किया करो, तो उससे फायदा मिल सकता है। और एक मैं बताऊंगा मैं आपको एक्सरसाइज कुछ भी है, वो ये है कि ये ऊपर देख रहा है, आपने अगर कमर उठा ली तो नीचे बेड पे आप उसी कमर को फिर से प्रेस करो, ऊपर ले जाइए आप, फिर से प्रेस करो। ये आपको इसमें साफ दिखाई देगा कि क्या करना है। ये जो मैंने बता रहा हूँ, ये इसमें ये साफ दिखता है। आपने कमर ऊपर उठा ली, वो वापस नीचे ले जाएंगे, कमर को आपको आपके बेड में प्रेस करो, वो एक एक्सरसाइज होती है। दूसरी आप उल्टा सो के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, पीछे खींच सकते हैं। साइड पे अगर लेटे हुए हैं आप, तो आपका पैर पीछे खींच के उसको और खींचो, तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज काफी अच्छी होती है। बाकी तो ये सब फिजियोथेरापिस्ट के पास आप जो सीखे हैं वो सबसे ज्यादा अच्छी है। अब घर में बैठे रहते हैं तो बैठे मत रहिए, हर मैंने बोला था हर 1.5-2 घंटे से आप उठा करिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए। सीढ़ी चढ़ना उतरना भी वो भी अच्छी बातें हैं। आपके घर में ऊपर टेरेस है तो ऊपर टहल लीजिए, या आपके घर में स्टैटिक साइकिल है, स्टैटिक साइकिल कर लीजिए। सब चीजें कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब क्या करें, हम बाहर चलने नहीं जा सकते हैं, फिजियोथेरापिस्ट बंद है तो मैं क्या करूं। ये सब गलत बातें हैं। आपको ये सब इजीली कर सकते हैं। जनरल फिटनेस एक्सरसाइज तो हम स्कूल के सीखते आ रहे हैं, तो वो सब कर सकते हैं। राइट। बंकिम सर, बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन कौन सी है पेशेंट के लिए? एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जैसे कि फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाता है, बिकॉज की आपकी वर्टेब्रा रीढ़ की हड्डियां फ्यूज होती है, तो ये ऑटोमेटिक पोस्चर आपका सीधा होता है, वो यूं धीरे से बैंड होता है। तो ये ठीक रहेगा कि आप पेट पे सोए, पेट पे सोते रहें, ये 15-20 मिनट सुबह शाम या दोपहर के जैसे टाइम मिले। और दूसरा ये होता है कि आपका ये सिर है, तो आपको ये सिर को उठाए, आपकी बैक वहीं पर रहेगी, आपके पेट पे सोए हुए, सिर उठ गया रख दो, सिर उठ गया ये रख दो। ये एक्सरसाइज करना काफी जरूरी होता है। सेम चीज आपके नेक की एक्सरसाइज पूरी करनी चाहिए, क्योंकि नेक आपका स्टिफ हो रहा है। तो ये देखना है कि आपको, ये सिंपल सी है, उसमें और कुछ नहीं होता है। शोल्डर की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे नेक का रोटेशन, ये सब चीजें कर सकते हैं। राइट। एक क्वेश्चन है कि अभी पीयूष सर आप बोल रहे थे होममेड रेमेडीज आर इफेक्टिव, राइट? तो च्यवनप्राश कंज्यूम कर सकते हैं? च्यवनप्राश बेसिकली एक इम्यूनिटी बूस्टर है। उसमें जो भी औषधियां डाली जाती है वो इम्यूनिटी बूस्ट करती है, तो च्यवनप्राश लेने में कोई हर्जा नहीं है। पर लोग ये बोलते हैं कि च्यवनप्राश मेनली सर्दी की ऋतु में लेना चाहिए, पर ये लेने से कोई नुकसान नहीं है, आप ये डेफिनेटली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हेल्प्स इन सप्रेसिंग इन्फ्लेमेटरी पेन, इज इट राइट? यस, इट इज राइट। जो स्टडीज हुए हैं उसमें ये मिला है कि जब भी आप लो कार्बोहाइड्रेट विथ इंक्रीज फाइबर इनटेक वाला फूड लेते हैं, तब हमेशा वो मदद करता है आपका जनरलाइज इन्फ्लेमेशन कम करने में। सो उसके एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ट्रायल भी है, जिसमें उनको मिला है कि थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन में फर्क गिरता है। ये सब कैसा है कि ये सब चीजें आपके बाकी के दवाई के साथ इफेक्टिव होगी। कोई ऐसा सोचे कि मैं सिर्फ ये खा के ही ठीक रहूंगा, तो वो गलत है। सिर्फ ये खाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। राइट राइट। एक क्वेश्चन है, आई एम श्योर इसका आंसर नहीं होना चाहिए, बट पेशेंट पूछता है कि अल्कोहल और पड़ी की कंज्यूम कर सकते हैं? ओके। बस मैं अल्कोहल पे आऊंगा। जो एक स्टडी हुआ है जिसमें ये मिला है कि जब भी आप रेड वाइन लेते हैं, तो रेड वाइन से आपको पापा बात कर रहे, रेड वाइन से आपको बेसिकली इन्फ्लेमेशन कम होता है। अभी ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है। रेड वाइन लेते हैं तो कौन लेता है, कितने अमाउंट में लेता है, उसका जेनेटिक्स कैसा है, उसको अल्कोहल पचाने की क्षमता कितनी है। जैसे फ्रेंच लोग रेगुलर रेड वाइन लेते हैं क्योंकि उनकी क्षमता अच्छी है, बराबर। पर हम जब गुजराती रेड वाइन लेते हैं तब हमारी जेनेटिकली हम वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम अल्कोहल को इतना अच्छा कंज्यूम कर सके, और इसके कारण हमको लीवर प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है। सो स्पेशली अल्कोहल के लिए मैं ये बोलूंगा कि उसका हमारे में इतना अच्छा रोल नहीं है। सेकेंड चीज, पड़ी की टोबैको के साथ ये उनको हमेशा से ये मिला है
कि जब भी आप टोबैको कंज्यूम करते हैं आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो टोबैको स्ट्रांगली अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली यंग स्पॉन। राइट सर, एप्पल साइडर विनेगर का क्या रोल है? इज इट बेनिफिशियल एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? There is no role of apple cider vinegar. Basically एप्पल साइडर विनेगर एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट रहता है जो कई सारे बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। जब आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तब आपको ये नहीं पता है कि अच्छे बैक्टीरिया ही मरेंगे या बुरे बैक्टीरिया भी मरेंगे। सो आप जब भी लेते हैं तो उससे दोनों प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। सो अभी तक उसका कोई ऐसा वैज्ञानिक संशोधन हुआ नहीं है, तो उस पर मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। सर्टेन पेशेंट्स को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लेने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? बेसिकली अभी एक दूसरा कंसेप्ट है जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस बच्चों में मिलता है और लैक्टोज इंटॉलरेंस बड़ों में भी मिलता है। तो कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, तो जो वो फूड जो लैक्टोज कंटेनिंग फूड लेते हैं तो उनको गैसियस फील होना, पेट में भरा भरा लगना, पाचन बराबर नहीं होना, ये होता है। तो ये उनको कोई गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को उनको मिलना चाहिए, उसका टेस्ट होता है तो वो टेस्ट करा सकते हैं, और अगर वो टेस्ट में मिलता है तो उनको ये फूड आइटम्स अवॉइड करनी चाहिए ताकि उनको प्रॉब्लम नहीं हो। राइट कौन से फूड्स है टू कंट्रोल सीआरपी इन रूटीन लाइफ? सर बंकिम सर आप बताएंगे। नहीं, बेसिकली सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन जो ब्लड टेस्ट करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन वाले जितने आर्थराइटिस के पेशेंट में करते हैं वो बढ़ जाता है। अभी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाते है उसका कारण होता है आर्थराइटिस की कंडीशन बढ़ी हुई है, इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है। तो कोई भी फूड ऐसा नहीं है कि भाई आप ये फूड खा लो तो सीआरपी कम हो जाएगा। ये एक ब्लड टेस्ट ऐसी है जो हमें बताती है एज ए डॉक्टर कि भाई ये या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी है या रोमेटोइड आर्थराइटिस की बीमारी है, उसमें सीआरपी हर को बढ़ता है। कोई इसको इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया होता है तब भी सीआरपी बढ़ता है। तो उस सीआरपी को लेकर आप कोई फूड को चेंज करे या ज्यादा खाए या कम खाए तो वो कम हो जाएगा, ऐसा इन जनरल डॉक्टर पीयूष ने बताया वो आप कर सकते हैं। राइट सर, एक क्वेश्चन है पेशेंट का, उनके राइट नी में फ्लूइड गैदर हो रहा है तो वो कॉन्स्टेंटली रिमूव करवाते रहते हैं। हाँ। तो उसका साइड इफेक्ट डिजीज पे हो सकता है? इसमें दो बातें मैं बताऊंगा। अगर कोई पेशेंट में नी जॉइंट में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन है। दो बात हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है या इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो जब फ्लूइड रिमूव कराते हैं तो सबसे पहले फ्लूइड की जांच करवाइए। आई एम श्योर कि आपके डॉक्टर ने उसकी फ्लूइड की जांच करवा के उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है वो डिसाइड करना चाहिए। कॉज ऑफ आर्थराइटिस क्या है, उसमें क्यों हुआ है। ये भी हो सकता है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले दर्दी में पेशेंट में भी ये नी जॉइंट में इफ्यूजन होता है, तो या रोमेटोइड आर्थराइटिस तब भी होता है। किसी एल्डरली में इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस होता है, उसमें भी होता है। तो ये बहुत जरूरी है डायग्नोस करना, एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर आपको पक्का मालूम है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आपका नी जॉइंट में बार बार इफ्यूजन होता है, तो बार बार निकालने का कोई फायदा नहीं है। ये कर सकते हैं कि उसके अंदर आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार स्टेरॉइड छोटा सा इंजेक्शन एक बार साल में या 2 बार लगा सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसको कंट्रोल करने के लिए जो बीमारी के हिसाब से इम्यूनोमोड्यूलेटर, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स जो हम बोलते हैं वो लेना जरूरी है, कि बार बार वापस हो ही नहीं। तो वो अगर रोमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके आप ये इम्यूनोमोड्यूलेटर, डिजीज मॉडिफाइंग दवाई लीजिए तो ये बंकिम सर, एक क्वेश्चन है, एक्टिव जब भी पेन हो एकदम एक्सट्रीम में तो एक्सरसाइज करनी चाहिए? हाँ, वही बात पर आ गए हम कि अगर आपकी डिजीज एक्टिव है, एंगस्पॉन आपकी बड़ी हुई है और ज्यादा बहुत दर्द हो रहा है, तब उस दिनों में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उसमें आप 2 चीजें और कर सकते हैं कि आप अगर कोल्ड स्पॉन्जिस या हॉट स्पॉन्जिस जिसमें आपको राहत मिलती है वो अगर ले लीजिए दिन में 3-4 बार। आपको डॉक्टर से मिलके आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो हम देते हैं वो अच्छी तरह वो डोज में अगर आप 10-15 दिन ले ले, आपका बैक पेन और स्टिफनेस कम हो जाए, बाद में एक्सरसाइज करनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपको बहुत तकलीफ है यार, एक्सरसाइज ज्यादा हम एडवाइस किया तो ज्यादा कर लें और मिट जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी वो बढ़ भी सकता है। हाँ, हल्की फुल्की जो बैक को उठाने वाली एक्सरसाइज है, या स्ट्रेट लेग, आपको SLR जो बोलते हैं, स्ट्रेट लेग रेजिंग करते हैं, सीधा पैर उठाते हैं, वो आप हल्का सा कर सकते हैं दिन में 3-4 बार, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अवॉइड करनी चाहिए, बहुत पेन है, आप उठ नहीं सकते, तब आपको मेडिसिन की जरूरत है। ओके पीयूष सर, पेशेंट का क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक हेल्पफुल है, वो कंज्यूम कर सकते हैं हम? हाँ, तो प्रोबायोटिक चीज अभी, अब ये आपको ये नॉर्मल चीजें क्या होती है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है, उसमें अगर बैक्टीरिया होते हैं वो काफी फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होता है। तो प्रोबायोटिक आपकी बाजार में आपको दही के रूप में, कर्ड के रूप में मिल जाते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। जैसे कि हमने ये प्रोबायोटिक खा लिया तो आपकी बीमारी जाएगी या बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन जनरल आप वो यूज कर सकते हैं। राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरओ वाटर या टैप वाटर विच इज रेकमेंडेड एएस के पेशेंट्स के लिए? अब ये एक बर्निंग क्वेश्चन है कि बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध पानी आरओ वाटर से मिलता है तो वही पीना चाहिए, लेकिन ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि आरओ वाटर से काफी बीमारियां, काफी जो पानी के अंदर जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, जो चीजें बॉडी के लिए हेल्पफुल होती है, वो चली जाती है। तो मेरा मानना, सीधी एडवाइस ऐसी होती है कि आपका जो अच्छी कॉर्पोरेशन का शुद्ध पानी मिलता है, उसको आपको सिंपल फिल्टर यूज कर सकते हैं, या उसको उबाल के आप पी सकते हो। अगर 15-20 मिनट उबाल दिया तो आपकी जो उसमें पानी में जो बैक्टीरिया वगैरह होती है वो मर जाएंगे, और पानी आपका रहेगा, आपका ट्रेस एलिमेंट भी रह जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया चीज होती है कि आप उसको उबाल कर पिए। राइट। पीयूष सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, I can hear you, ma'am. एक क्वेश्चन है, हाउ टू स्टॉप डिसफंक्शन एंड इज इट पॉसिबल दैट डिस्क बैक टू नॉर्मल कंडीशन? ये जो अभी चैट में पूछा गया वही क्वेश्चन है ना मैम? एक क्वेश्चन है सर। हाँ, सी बेसिकली उन्होंने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है पहले कि जो डिस्क फ्यूजन है वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डिस्क फ्यूजन यानी है दो हड्डी का जुड़ना। जब आप बीमारी को प्रॉपर कंट्रोल करते हैं तो हड्डियों का जुड़ना बंद हो जाएगा। तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है और आपकी बीमारी को कंट्रोल रखना है। दूसरा चीज, रेगुलर एक्सरसाइज, जिसको बंकिम सर अभी तक बहुत रेगुलरली बाहर देख के बोल रहे हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज जब आप करेंगे तब मोबिलिटी बनी रहेगी, तब आपका डिस्क फ्यूजन प्रिवेंट होगा। जो क्वेश्चन है कि क्या फ्यूज डिस्क नॉर्मल हो सकता है? सर, जो डिस्क प्रॉपर्ली फ्यूज हो गया, जो डिस्क प्रॉपर्ली फ्यूज हो गया वो नॉर्मल नहीं हो सकता है, वो वैसे का वैसा रहेगा। पर आपको जो करना है कि एक डिस्क फ्यूज हुआ है तो ऊपर का तो नीचे का उसको तो फ्यूज होने से बचाइए। तो रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर डिजीज कंट्रोल ये जरूरी है। राइट। सर, एक पेशेंट है, वो अभी कंप्लीट बेड रेस्ट पे है, तो टू बिगिन विथ क्या करना चाहिए खड़े होने के लिए? व्हाट आर द स्टेप्स? देखिए, इसका सवाल का जवाब एकदम अच्छी तरह बता नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये कंप्लीट बेड में क्यों है। अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस की बीमारी ये है तो उसकी मात्रा कितनी बढ़ी हुई है, पहले ये जांच करनी पड़ेगी। कहने का मतलब होता है कि आपकी बीमारी की वजह से आपकी पूरी सारी रीढ़ की हड्डियां जुड़ चुकी है, जब हमको बाम्बू स्पाइन बोलते हैं, बिल्कुल अकड़ गया है, बिल्कुल मुड़ नहीं सकता है, वो है कि नहीं है। उसमें ब्लड टेस्ट या MRI करके पता करना पड़ेगा कि उसकी स्टेजिंग कितनी है, आपकी डिजीज कितनी बड़ी हुई है। दूसरी बात ये हो सकती है कि ये आप क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं, उसमें दूसरी जांच करके अगर कोई इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, तो वो चीज भी रिपोर्ट करके पता करनी पड़ेगी कि आप क्यों नहीं उठ पाते हैं। तो मैंने कहा वैसा ये इमीडिएट बताना मुश्किल होता है। आप आपके नजदीक में रूमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन दोनों को मिलकर ये चीज का आपको निवारण करना चाहिए। एक क्वेश्चन है फर्मेंटेड फूड्स के बारे में कि पेशेंट को 4 इयर्स से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो क्या वो
फूड कंज्यूम कर सकते हैं? सॉरी, यस, फर्मेंटेड फूड सर, फर्मेंटेड फूड। इडली डोसा खमन। अभी मैं ये बहुत ही ऐसे देखा जाए तो सीधा आंसर है, इसमें कुछ नहीं है। आप अगर खा सकते हैं, अगर आपको तकलीफ होती है तो नहीं खाएं, लेकिन इन जनरल किसी को ये मानना गलत होगा कि ये फूड खाने से मेरी बीमारी बढ़ गई, ये फूड खाने से मैं अच्छा हो गया। ये बीमारी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली ए इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिजीज है और उसको उसी तरह से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। कोई फूड से ये बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इन जनरल डॉक्टर पीयूष ने आपको सब सारे प्रिंसिपल बता दिए कि इम्यून बूस्टर होती है, वो जनरल हेल्थ के लिए भी ठीक होती है। जो जंक फूड है वो आप नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते हैं, क्योंकि आपकी 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 कोलोन में जो डाइजेशन होगा, पाचन होगा, उसमें दिक्कत आती है। अगर आपको डायरिया हो जाएगा या डिसेंट्री हो जाएगी, कोलाइटिस हो जाएगा, तो बीमारी बढ़ सकती है। जैसे कि आपने अगले लेक्चर में सुना होगा कि भाई ये बीमारी जेनेटिक या जनीन की वजह से होती है। एक HLA-B27 इसमें होता है, उसमें ये बीमारी ज्यादा मिलती है और उसमें फ्लेयर अप होता है। ऐसा नहीं कि हर HLA वाले कोई बीमारी हो जाएगी। उसमें फ्लेयर अप जब होता है, किस वजह से होता है? कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया हुआ या खाने में कुछ आ गया या आपको डिसेंट्री हो गई, ये सब चीजें की वजह से ये फ्लेयर हो जाती है, आपके बॉडी में से बाहर आ सकती है और आपके डिजीज हो सकता है। तो इन जनरल फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो आपको, आप अगर कभी चखना चाहें तो चख सकते हैं। हम जैसे बोलते हैं ना प्रसाद खाना है, तो वो प्रसाद खा सकते हैं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि जिंदगी में ऐसा सारी जिंदगी ऐसा तो नहीं रह सकते। लेकिन ज्यादातर जैसे आपको हेल्थ फूड के बारे में बताया गया, आप कुछ जानते भी होंगे, वही आपको करना चाहिए। ये राइट। सर एक क्वेश्चन है, एवरी सेशन में हमारे को ये क्वेश्चन आया है पेशेंट्स के पास से, एलोपैथी मेडिसिन के साथ आयुर्वेदिक और होम्योपैथी मेडिसिन कंज्यूम कर सकते हैं? हम आप पर छोड़ देंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन, ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जब बीमारी आती है तो हमें ये पता है, साइंस ने ये पता किया है कि वो क्योरेबल नहीं है। अगर आपको किसी भी पैथी से राहत है, आप कंट्रोल में हैं, तब आप वही मेडिसिन कर सकते हैं। एक बार मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये आप एलोपैथी तो हम बताते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन में एक पक्का समझ लीजिए कि वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट वाली दवाई नहीं होनी चाहिए। आपको अगर अंदर स्टीरॉयड या हाई वैल्यू वाली जो उनको मर्क्यूरी आती है, लीड आता है, वो अगर मात्रा में आप लेते ही रहें और उसकी साइड इफेक्ट्स बनती रहे, उसकी इफेक्ट ब्लड कम हो जाने पे या किडनी पे भी होती है, वो आपको पता करना है कि भाई वो बिल्कुल सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। वो आपको चौकन्ने रहना है जब लेते हैं तब। हमारे पास आएंगे, हम बता देंगे कि इसकी साइड इफेक्ट ये है, तो वो साइड इफेक्ट के हिसाब से हम बराबर दवाई कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये आपको भी ये खुद को डिसीजन लेना पड़ेगा। राइट। पीयूष सर, यस मैम, कि हाउ इज इट पॉसिबल कि 26-27 के एज के बाद सडन ये डिजीज हो गई? मैम दो चीजें हैं। फर्स्ट चीज के मोस्टली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अराउंड 95% पेशेंट्स में आपको HLA-B27 पॉजिटिव मिलेगा। HLA-B27 एक जनीन है जो आपको जन्म से आता है, आपकी मम्मी या पापा से आपको मिलता है, या आप जन्मे तब से होता है। अभी वो जनीन तब से है, पर उसको में ऊपर एपिजेनेटिक चेंजेस बोलते हैं, यानी एनवायरमेंट के कुछ कुछ चेंजेस और भी उसमें मिलते हैं, कुछ इन्फेक्शन, कुछ आपके पेट के बैक्टीरिया, कुछ और स्ट्रेस फैक्टर, और ये सब मिलके ये बीमारी चालू होता है। ऐसा नहीं है कि ये 25-26 में ही चालू होता है, ये जल्दी भी चालू हो सकता है, 10-11 साल में भी चालू हो सकता है, या 60 साल में भी चालू हो सकता है, कभी भी चालू हो सकता है। पर हाँ, मोस्टली ये इन 20 से 30 साल की उम्र में चालू होता है। तो इसका रिलेशन इस तरह से है कि आपके एनवायरमेंटल फैक्टर, जो आपका फूड हैबिट से लेके आपका सब कुछ जब चेंज होता है, आपका स्ट्रेस लेवल जब चेंज होता है, तब कोई रिलेशन होगा, उसके कारण ये पूरा प्रॉब्लम होता है। पर एग्जैक्टली ऐसा कोई कारण नहीं मिला कि क्यों अभी ही चालू हुआ, क्यों 26 पे चालू हुआ, ऐसा कोई कारण नहीं है। राइट।
Bankim sir, any last lines, suggestions for the patients? Then we'll wrap up the session. या एक सिंपल सा मैसेज है, ये बीमारी का डायग्नोस होने में ही अगले 3-4 साल निकल जाते हैं। अगर 3-4 साल में अगर आपको पता चल जाता है कि मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी है, तो ये हमारे माध्यम से, मतलब डॉक्टर के माध्यम से, रोमेटोलॉजिस्ट के माध्यम से या अंतर्ध्वनि जैसी संस्था है उसके माध्यम से आपकी बीमारी को आप पहचानिए। पहचानने का मतलब होता है कि ये बीमारी आपको इस स्टेज में 4 साल के बाद पता चला तो किस हद तक बढ़ी हुई है, वो उसको ध्यान में रख के आपको रोमेटोलॉजिस्ट से एडवाइस करके जितनी दवाइयां होती है वो एकदम जुडिशियसली, मतलब रेगुलरली करनी होती है। जितने दवाई में गैप करेंगे बीमारी बढ़ती जाएगी। आपको गूगल पे भी पता चलेगा कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या क्या हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सबको यही हो सकता है, लेकिन मैं वो 20-30% पेशेंट जो होते हैं, जो यंग होते हैं, जिनका डिजीज शुरू होता है 20 साल की उम्र या 15 साल की उम्र में, उनको ज्यादातर ये बीमारी पड़ सकती है या उनकी हिप जॉइंट पकड़ है। फिर एक बार हिप जॉइंट पकड़ लिए और डैमेज होना शुरू हो गए, फिर वो रुकते नहीं है। तो वो ये आपको पूरी डिजीज की क्या प्रॉब्लम है वो समझ लेनी चाहिए। और जैसे हमने बताया वैसे मेडिसिन शुरुआत की, बाद में आती है उसकी डिजीज मॉडिफाइंग मेडिसिन होती है वो। अभी तीसरी जो हम बहुत अभी ये बीमारी में यूज करते हैं बायोलॉजिक्स होती हैं, वो आपके रोमेटोलॉजिस्ट से मिलके कौन सी लेनी चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं। चौथी बात, आपकी एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। डे 1 उसको आपको खाने की तरह भूलना नहीं चाहिए। और चौथी बात डॉक्टर पीयूष ने बताया, वो जनरल गाइडलाइन जितनी आपकी जो खाने की चीज में इम्यून बूस्टर बोलते हैं सबको पता होती है। जो चीजें नहीं खानी चाहिए वो नहीं खानी चाहिए। और बस आप स्टे हेल्दी रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरी बात हो सकती है कि आप अगर नॉर्मल रहते हैं तो पूरी जिंदगी नॉर्मल जी सकते हैं। इसमें ये भी मैं बता देता हूँ कि ये हर पेशेंट में 10 से 9 आपकी आराम से पूरी जिंदगी जी सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव फॉलोड एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ योर डॉक्टर। थैंक यू। पीयूष सर, मैं खाली इतना बताना चाहूंगा कि ये बीमारी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आपके जैसे 1 साल में भी आपके 2 महीने बहुत खराब जाएंगे, 10 महीने अच्छे जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बीच में 2-3 साल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहे, जब आपको दवाई का जरूरत भी नहीं रहेगा। पर ये टाइम में भी आपको जो आपका एक्सरसाइज है उसको मेंटेन करना है। जो बंकिम सर ने बहुत अच्छी तरह से बोला है कि अगर आप एक्सरसाइज मेंटेन करेंगे तो आपका पोस्चर से लेके आपका बाकी चीज अच्छा रहेगा। आप हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, योगा, प्राणायाम, स्ट्रेस कम करना, मेडिटेशन, ये चीजें बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये चीजें बीमारी को क्योर करती है, पर एक आपको एक साथ देती है उससे लड़ने के लिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली भी बराबर। तो ये सब चीजों का भी उतना ही महत्व है जितना आपका दवाइयों का महत्व है। That's all. Thank you, Bankim sir, so much. Piyush sir, thank you so much for joining. All participants, thank you very much. हमारा अभी नेक्स्ट सेशन 7th of May है, जिसमें हम लोग योगा सिखाने वाले हैं। एस व्यासा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है बैंगलोर से, वो हम लोग को गाइड करेंगे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स को कौन से योगा करवाने चाहिए। तो प्लीज हमारे साथ आप जुड़िए। और ये सेशन खत्म होने के बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में एक फीडबैक लिंक भेज रही हूँ सेशन के लिए, तो प्लीज आप फिल करके भेजिए तो हमको आइडिया आएगा। थैंक यू वंस अगेन एवरीबॉडी। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर।